नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया पर। स्टडी सिलेक्शन तक हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है और हम सिलेक्शन तक आपके साथ होंगे और चैनल शाश्वत होगा, निरंतर आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। निश्चिंत है, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म टोटल जीस्ट क्रक्स और जूस ऑफ द एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड कराता है कि जब क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से आए कि आपकी पढ़ी हुई तैयारी के अलावा भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। क्वेश्चंस ऑफन कंफ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज इन विच कॉम्पिटेरिया प्रोवाइड द कंप्लीट प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट और द क्रक्स और द जूस ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने अभी तक कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। हम पढ़ रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन बाउंड्रीज, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पे चर्चा कर दी। अब अगला पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस आयोग, जब यह किताब छपी थी उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी, तो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस आयोग की सिफारिशों को फरवरी 2008 में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। इसमें राष्ट्रपति थी, तो राष्ट्रपति ही इसकी स्वीकृति प्रदान करते हैं या करती हैं, जो भी उस पद पे हों। तो क्या किया कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, उन्होंने इस आयोग को यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन को या डिलिमिटेशन बाउंड्रीज की रिकमेंडेशंस को फरवरी 2008 में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। ये हमारा कंप्लीट हो गया डिलिमिटेशन कमीशन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, सॉरी, तो बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक वो महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक वो महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैट, पॉपुलर नेम कैट। भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित है। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, हर डिपार्टमेंट को ऑडिट कर सकती है। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 टू 151, आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के कैग से संबंधित है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग लोकवित्त का संरक्षक है, लोकवित्त का प्रोटेक्टर है। कैग जो है लोकवित्त का संरक्षक और लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया, अकाउंट्स का हेड, डायरेक्टर, जो भी समझ लीजिए, होता है। ध्यान से सुनिए,
रीड अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। यह लोक वित्त का संरक्षक है। लेखा परीक्षण लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण कैग का नियंत्रण केंद्र और राज्यों दोनों इस तरफ पाया जाता है। कैग का नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों इस तरफ पाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी, मैंने बताया था ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कैग। डॉक्टर अंबेडकर ने कैग को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी। कैग लोक वित्त का संरक्षक और लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। कैग का नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों इस तरफ पाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कैग को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। आर्टिकल 149 के तहत कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कार्य एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। क्या क्या प्रावधान किए गए? अब यह डिलिमिटेशन कमीशन और द डिलिमिटेशन बाउंड्री परिसीमन आयोग, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस आयोग की सिफारिशों को फैब 2008 में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की थी। वो तत्कालीन राष्ट्रपति ने किया। अब हम इसके बाद जो हमारा नया आया हेडिंग, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित है। कैग लोक वित्त का संरक्षक और लेखा परीक्षण लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर पाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि कैग को बारे में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है कैग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। आर्टिकल 149 के तहत कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि निम्नवत है। इसके द्वारा भारत की संचित निधि लोक लेखा निधि, इसके द्वारा भारत की संचित निधि लोक लेखा निधि के साथ साथ, ये टू का मतलब कि दो बात, तो साथ साथ
आकस्मिकता निधि, इमरजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि के सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है। कैग के द्वारा भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि के साथ साथ आकस्मिकता निधि के सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है। खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण करने के लिए खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण का मतलब क्या है? ऑडिट करने के दो आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं? पहला है उद्देश्य और दूसरा है अतिव्ययता। पहला है उद्देश्य और दूसरा है अतिव्ययता। आप लोग देख लीजिए, हमने भी कंप्लीट किया है डिलिमिटेशन कमीशन और द डिलिमिटेशन बाउंड्री। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली, हम रिवाइज करा देते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वी हैव कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे रिवीजन क्या है कि डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन बाउंड्री का एक पॉइंट बचा हुआ था कि तत्कालीन राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने इस आयोग की सिफारिशों को फरवरी 2008 में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की थी। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है डिलिमिटेशन कमीशन और डिलिमिटेशन बाउंड्री का जो परिसीमन आयोग हम पढ़ रहे थे। अब एक नई हेडिंग स्टार्ट होती है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। पहला पॉइंट ये है। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है लोक वित्त का संरक्षक होता है और लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। और कैग का नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर पाया जाता है। कहाँ? कैग का नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर पाया जाता है। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कैग के बारे में कहा था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है किसको? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। नाउ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 149 के तहत कैग के कार्य और शक्तियों को, मतलब फंक्शंस और पावर्स के बारे में हम एक प्रोविजन करते हैं। कहा गया है कि इसके द्वारा भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और उसके साथ ही साथ आकस्मिकता निधि के सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण किया जाता है। और खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण करने के दो आधार होते हैं। इसमें पहला आधार है उद्देश्य और दूसरा आधार है अतिव्ययता। यही हम ऑडिट करते हैं। जब भी किसी एजेंसी में जाते हैं
जब भी किसी विभाग में जाते हैं तो इन्हीं चीजों का हम ऑडिट करते हैं कि कहां पर उद्देश्य है और क्या आपकी अतिव्ययता है। इन दो बिंदुओं पर चर्चा चलती है, तो इस तरह से ऑडिट होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आइए एक और रिवीजन करते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग रहा है, एक बार और रिवीजन करा देते हैं आप लोग को ताकि टोटली आपका क्लियर हो जाए। देखिए डिलिमिटेशन कमीशन और यार डिलिमिटेशन बाउंड्री में क्या था कि तत्कालीन राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्होंने इस आयोग की सिफारिश को फरवरी 2008 में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की थी। यहीं पर समाप्त हो जाता है हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें है कि भारत संविधान का आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, किससे? कैग से संबंधित है। और कैग जो है लोक वित्त का संरक्षक है और लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है और ये लोक वित्त का क्या होता है? संरक्षक होता है कैग। और कैग नियंत्रण, इसका नियंत्रण सेंट्रल पे, यूनियन पे और स्टेट पे दोनों स्तर पर पाया जाता है इनका नियंत्रण। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो पावर है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की तरह से इनको संज्ञा दी गई है। किसको? कैग को। आर्टिकल 149 के तहत कैग के कार्य और शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है कि कैग के द्वारा भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और उसके साथ आकस्मिकता निधि के सभी प्रकार के व्यय, इनके सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट किया जाता है और खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण करने के हमारे पास दो आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं लेखा परीक्षण करने के? दो बेस क्या है हमारे? उद्देश्य होना चाहिए और अतिव्ययता पर पूरा फोकस होना चाहिए। अब उद्देश्य क्या है, अतिव्ययता क्या है, ये हम आपको कल के लेक्चर बताएंगे। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया पर। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। सभी पढ़ें, सभी। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट हमारे पास है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा जो कि एसएसई के नाम से निकली है, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023, which will held on 17th of December 2023 और इसके एडमिट कार्ड लाइव होंगे 8 दिसंबर 2023 और इसके फॉर्म लाइव होंगे 22 ऑफ सितंबर 23 और इसकी एडवर्टाइजमेंट जो आई थी, इसकी एडवर्टाइजमेंट डेट थी 5 सेप्ट 2023। एमपीपीसीएस के लिए आप सज्ज रहें। एमपीपीसीएस के लिए एमपीजी के आपको पढ़ना होगा, एमपी और नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पढ़ना होगा, कंप्यूटर एंड आईटी पढ़ना होगा। 10 क्वेश्चन इससे आते हैं कंप्यूटर आईटी से। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ना होगा जिसमें कि एमपी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी और इसके साथ ही साथ एससी एसटी एक्ट से भी क्वेश्चन आए थे। देखिए हालांकि हटा दिया गया सिलेबस से, लेकिन पिछली बार मैंने देखा था क्वेश्चंस आ गए थे। तो एससी एसटी एक्ट भी पढ़िए, तो एमपी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़िएगा और इसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स आते हैं। इसके बाद आपके एमपी हिस्ट्री, एमपी जियोग्राफी, एमपी पॉलिटी, एमपी करंट अफेयर्स, एमपी स्पोर्ट्स और जितने भी संस्थान इंस्टीट्यूशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एमपी में लाइज करती हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। एमपी के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत ही जिला दर्शन कर लीजिएगा। एमपी का जिला दर्शन, इसका मतलब जिले के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके एमपी के आते हैं। एमपी के मैक्सिमम आपके 100 क्वेश्चंस में से मान के चलिए 38 क्वेश्चन अकेले एमपी से आएंगे।
कुल मिलाकर। ये मैंने कम बताए हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, 40-40 क्वेश्चन एमपी से डायरेक्ट आते हैं। तो इसलिए आपको एमपी जीके के लिए एमपी जीके पढ़ना होगा, एमपी पीसीएस क्रैक करने के लिए। अभी फिलहाल हमारे पास एक ही वैकेंसी एमपी पीसीएस की, और एक फॉर्म और आया हुआ है एग्रीकल्चर ऑफिसर का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड 1, उसके फॉर्म आए हैं, और भी जो लाइव होते रहेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्म। और विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जिसने अप्लाई किया होगा, ये एनटीए के थ्रू फॉर्म चल रहा है, और इसमें जिसने अप्लाई किया था, इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो गया था एमटीएस का और 2 पदों का, तो इसके मेंस एग्जाम जो है हो गए हैं और उसके आंसर की आ गई। विश्व भारती में जो 2-3 पोस्ट के एग्जाम हुए थे, मल्टीटास्किंग और मेरे ख्याल से लेबोरेटरी अटेंडेंट या लाइब्रेरी अटेंडेंट, तो उसके जो मेंस हुए थे एग्जाम, उनकी भी आंसर की लाइव हो गई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे, जिसमें आपकी विश्व भारती एनटी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण चैनल, और ये वैकेंसी अपडेट भी हम आपको साथ साथ दे रहे हैं। फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपके साथ हमेशा स्टडी सिलेक्शन तक चलेगा कॉम्पिटिटिव। अगला आगामी जो ईपीओ एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी मैं तैयारी कराऊंगा। अभी एनसीईआरटी पूरा क्रक्स और जिस्ट जूस चलेगा हमारा, अच्छे से पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कीजिए और सफलता पाइए। अगला लेक्चर लेकर आपके समझ बहुत ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद।